गाइस वेलकम टू वेदांत क्लासेस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने सोशल साइंस क्लास 10th ही शुरू कर चुकी है एंड मैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ, दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो ये मेरी पार्ट 3 है एंड मैंने 2 पार्ट पहले ही ख़त्म कर चुकी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इंश्योर कि आप जाके पहले पिछले 2 पार्ट मतलब कि देख लें। उससे क्या होगा कि आपकी एक फ्लो बनेगी। मैंने आपके लिए थोड़ा इजी करने के लिए ये चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करी हुई है। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा रिसोर्सेज एंड देयर क्लासिफिकेशन, फिर सेकंड पार्ट में पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड लैंड रिसोर्सेज, एंड इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सोयल एंड इट्स क्लासिफिकेशन। एंड नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, इसके बारे में मैं कंप्लीटली पढ़ा कि चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। बट हाँ, उसके बाद मैंने ये सोचा हुआ है कि एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग स्किल्स रहेगी। क्यों, देखो क्लास 10th में क्या होता है कि आपको कंटेंट्स तो पता है, सबको पता होगा कि सॉइल कितने टाइप के हैं, बट जब लिखने की बारी आती है ना तब लिखने का तरीका नहीं पता होता। तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे क्वेश्चंस पूरी डिस्कस करूँगा, इंक्लूडिंग योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ जो पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस भी है। बट हाँ, अगर आपको कुछ डाउट होती है तो यू कैन आस्क अस, क्योंकि मैं उस हर डाउट को कंप्लीट करने का या आपको समझाने का पूरा फुल कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थिंग है सॉइल एज ए रिसोर्स। देखो यहाँ पे कह रहा है सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल मैंने तो आपको पहले ही बता चुका है कि नॉन रिन्यूएबल वो होता है कि जो एक टाइम बाद ख़त्म हो सकता है और उसको बनने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं, जैसे कि, और वो रिसाइकल नहीं होती है। जैसे कि मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल जो है वो एक बार आपने उसको जला दिया तो आप उसको रिसाइकल थोड़ी कर सकते हो। जल गया मतलब जल गया, और उसको बनने में काफ़ी साल लग जाएं, काफ़ी साल। बट जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया या सॉइल हो गया, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। और ये इसलिए हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल, मतलब ये रिन्यू होती रहेगी। आज आप कुछ आज जितना आप सोलर एनर्जी या जो धूप है सन से पाते हो, तो नेक्स्ट दिन भी आप उतना ही पाओगे, ऐसे नहीं खत्म होने वाला। और मेरे को नहीं लगता कि जब तक सूरज है तब तक आपको सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। जो खत्म नहीं होता है, जो बार बार कुछ टाइम के बाद रिन्यू होते रहता है ऑटोमेटिक, उससे कहते हैं हम रिन्यूएबल। ठीक है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। देखिए, प्लांट जो ग्रोथ होता है वो कहाँ पे होता है? सॉइल पे होता है। तो सॉइल एक मतलब वेरी मच क्रूशियल रोल प्ले करता है ना। अगर सॉइल नहीं रहेगी तो आप देखो, प्लांट के पास तो हाथ नहीं है कि प्लांट के पास तो कुछ है नहीं कि वो अपने आप खाना बना ले या वो मार्केट से ला के खरीद ले। जो है सॉइल है। इसलिए हम कहते हैं ना कि सॉइल जो है वो मैटर करता है कि किस तरह की वेजिटेशन होती है। अगर वो जगह, जैसे हम लोग के यहाँ पे प्लेन्स एरिया में, प्लेन एरिया मतलब जहाँ पे नदियाँ जाती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी फर्टाइल लैंड होती है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी कल्टीवेशन होती है। और जहाँ पे लैंड नहीं ठीक से नहीं है, जैसे डेजर्ट एरिया या एरिड एरियाज, या जहाँ पे गुजरात के साइड में जहाँ पे काफ़ी नमक ज़्यादा है, तो वहाँ पे उतनी कल्टीवेशन अच्छी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है। तो यही कह रहा हूँ कि सॉइल जो है वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए। और ये सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो, अगर डेजर्ट में जाओगे, ठीक है, डेजर्ट में जाओगे तो आपको ज़्यादा आदमी मिलेगा, या आप अगर प्लेन एरियाज में आते हो या फॉरेस्ट एरियाज में आते हो, कहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा? डेफिनेटली फॉरेस्ट एरियाज में, क्योंकि यहाँ पे आपको खाना मिलेगी, आपको अच्छी रिसोर्सेस मिलेगी, और रहने के लिए ठीक से जगह भी मिलेगी, और क्लाइमेटिक कंडीशन भी तो काफ़ी अच्छे है ना। तो यही कहता है कि सॉइल जो है एक रिसोर्स है, ठीक है, क्योंकि प्लांट को भी सपोर्ट करता है और हम लोग को भी सपोर्ट करता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप कुछ भी करते हो ना, हर चीज़ सॉइल से जुड़ा हुआ है। अब देखो, आपको एक BMW कार चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात है कि आपको एक कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी, और कंपनी सेटअप के लिए आप क्या करोगे? एक ज़मीन ढूंढोगे ना। हवा में थोड़ी आप कंपनी बनाओगे, या पानी में थोड़ी बनाने वाले हो, ज़मीन पे बनाओगे। तो ज़मीन में क्या है? सॉइल। तो अल्टीमेटली सॉइल जो है वो हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। ऐसे तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बट सॉइल जो है वो मेन सोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, मैंने जैसे आपको बोला कि सॉइल को ना मिलियंस ऑफ ईयर लगती है बनने के लिए, फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ डेप्थ, मतलब कि कुछ सेंटीमीटर बनने के लिए सॉइल लेयर वाइज। देखो, सॉइल जो होता है ना वो लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन में होता है। इसीलिए जो साइंटिस्ट लोग या जो जोग्राफिस्ट लोग स्टडी करते हैं सॉइल को, उन लोग ना लेयर वाइज लेयर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उस लेयर से पता चल जाता है कि ये कितना साल पुराना है। तो उस हिसाब से पता चलता है कि ये जो लेयर है ये 200 साल पुराना है या 300 साल पुराना है, क्योंकि सॉइल जो है वो लेयर में फॉर्म करता है, ठीक है, लेयर में फॉर्म करता है।
तो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब देखो सॉइल कैसे बनती है, जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है कि एक रॉक होता है, ठीक है। रॉक क्या होता है, जैसे सब ये रॉक रहा, रॉक पे ना बारिश होगी कंटिन्यूसली तो ये फटने लगेगी। फटने के बाद क्या होगी कि धीरे धीरे ना रॉक टूटती जाएगी, टूटती जाएगी। टूटने से क्या होगा, ऐसे एक स्टेज आएगा जहां पे ना ऊपर सैंड की तरह हो जाएगा। सैंड क्या होता है, एक बड़े से पत्थर टूटने के बाद में फाइनली वो सैंड बनती है। तो वही सैंड धीरे धीरे क्या होता है ना कि जब इतना छोटा हो जाता है कि उससे बाद टूट भी नहीं सकता, वो धीरे धीरे अपने जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एलिमेंट के साथ या मटेरियल कंपाउंड के साथ मिलता है और वो धीरे धीरे सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जो वेदरिंग मतलब क्या, पत्थर को काटना या तोड़ना, उसमें देखो पानी का भी फैक्टर रहता है और क्लाइमेट का भी, आई मीन टेम्परेचर का भी मैटर करता है। क्यों, देखो आपने देखा होगा कि आपके गांव के एरिया में बारिश के टाइम में या विंटर सीजन में ज़मीन नॉर्मल रहता है, बट जब समर सीजन आता है तो ज़मीन फटना शुरू हो जाती है। फटती है ना, तो फटने से क्या होगा, कुछ पार्ट या कुछ चीज़ें जो कि पाउडर हो जाती होगी और नीचे गिर जाती होगी, वो फिर धीरे धीरे विंड के कारण या पानी, रनिंग वाटर, मतलब सपोज बारिश हो गई तो क्या होगा कि वो जो पाउडर नीचे गिरा होगा वो बारिश के साथ साथ जाके नदी में मिल जाएगा, कहीं भी कुछ भी करके। बट मेन रीज़न यही है कहने का मतलब कि जो पानी है, रनिंग वाटर या विंड है या ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है कि माउंटेन रीजन्स में, माउंटेन रीजन ये सपोज माउंटेन हुआ तो यहाँ पे नॉर्मल आइस जो होता है ना वो स्टोर होता है। मतलब कि यहाँ पे ये जैसे हिमालय या माउंट एवरेस्ट के ऊपर में ये जो है यहाँ पे जो आइस है वो वहाँ पे फ्रीज हो आता है। तो जब समर टाइम में या जब मतलब टेम्परेचर थोड़ी बढ़ती है तो यहाँ से जो आइस है, लेयर है, वो नीचे नीचे धीरे घिसने आती है, मतलब नीचे नीचे आती है। जब नीचे आती है ना तो कुछ पार्ट ऑफ पत्थर को भी पहाड़ से तोड़ के लाती है एंड वो धीरे धीरे नदी के साथ मिलके फिर नॉर्मल मिट्टी बन जाता है या सॉइल बन जाता है। देखो यार सब चीज़ ना एक इंटर रिलेटेड है। तो ये सब मैं ज़्यादा आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सब नेक्स्ट कुछ आने वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा, क्लाइमेट या वेदर चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगी और आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। फिर डिकम्पोजर, देखो यार डिकम्पोजर क्या होता है, जो से बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक इनऑर्गेनिक आई मीन कंपाउंड को उन लोग ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। सॉरी मैं उल्टा बता दिया, एक ऑर्गेनिक को उन लोग इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, तो सो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसको उन लोग क्या बनाते हैं, इनऑर्गेनिक में बनाते हैं। और इनऑर्गेनिक जो होता है उसी को प्लांट्स इंटेक करता है एज इट्स मिनरल। जैसे कि प्लांट को चाहिए कार्बन या नाइट्रोजन चाहिए, तो हम लोग के बॉडी से वो ब्रेक डाउन होके इनऑर्गेनिक बन जाता है और उसी को प्लांट इंटेक करता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज या जो भी अदर माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, तो उनको डिकम्पोजर कहते हैं। नॉर्मली मैं बताऊं तो एक शरीर सड़ जाता है, किस लिए सड़ता है, ओनली बिकॉज ऑफ डिकम्पोजर। ठीक है, अभी खाली इंसान के पास नहीं, हर चीज़ कोई भी, जैसे आपका जैसे जितने भी बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो जमीन में सड़ पाए, प्लास्टिक इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब देखो पेरेंट्स रॉक और क्लाइमेट वेजिटेशन का मतलब ये मैं बताता हूँ। देखो अब सपोज देखो यार, आपके पेरेंट्स जैसे होंगे आप वैसे दिखोगे। ठीक है, अगर आप माउंटेन रीजन्स में जाओगे वहाँ का रॉक जैसा होगा ना, वहाँ का सॉइल भी वैसे ही होगा, कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि वही रॉक तो टूटने के बाद कुछ टाइम बाद, काफ़ी साल लगे होंगे, 10 आई मीन 1000 साल या 1,00,000 साल, कितना साल लगे होंगे, बट वही पत्थर तो धीरे धीरे बने होंगे ना सॉइल। ऐसा थोड़ी है कि जैसे हम लोग के यहाँ पे लाइक प्लेन रीजन्स में, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे जैसा मिट्टी है वैसा मिट्टी आपको जम्मू कश्मीर में थोड़ी दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर में वैसे दिखाई देगा, वहाँ का पत्थर जैसा है। तो पेरेंट्स रॉक और बेड रॉक जो है वो उस रीजन का पत्थर है। ठीक है, और वैसे मैं अब जब आपको मैं लेयर बाइज लेयर पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा कि पेरेंट्स रॉक जो होता है वो कुछ लेयर नीचे होता है। ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। फिर क्लाइमेट वेजिटेशन मतलब अब जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी ना तो वहाँ पे ज़्यादा कीचड़ होगा। ठीक है, और जहाँ पे कम बारिश होगी वहाँ पे डेजर्ट होगा। तो क्लाइमेट भी मैटर करती है ना। अब राजस्थान में बारिश नहीं होती है तो राजस्थान में डेजर्ट है। अब हम लोग के वेस्ट बंगाल में या उड़ीसा में या बिहार में, यूपी में देख लो तो वहाँ पे
काफ़ी बारिश होती है, तो इसलिए वहाँ का रीजन थोड़ा ठीक ठाक है, ग्रीनरीज है, और वेजिटेशन तो उसी में लिंक हुआ था, क्योंकि जहाँ पे अच्छी बारिश होगी वहाँ का वेजिटेशन अच्छा होगा, और जहाँ पे बारिश नहीं होती होगी वहाँ पे वेजिटेशन कम होगा, जैसे डेजर्ट एरियाज। एंड ये सब चीज़ ना सॉइल फॉर्मेशन में काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस which takes place in soil play an important role. सो मैंने आपको बता दिया था केमिकल फैक्टर या ऑर्गेनिक चेंजेस भी मैंने आपको डिटेल्स बता दिया था, बट नॉर्मली बताता हूँ एक अब सपोज देखो, जहाँ पे ना जैसे कि अभी एक जो सपोज एक इंडस्ट्री के साइड में एक लैंड है, वहाँ पे कंटिन्यूसली केमिकल्स जाती रहेगी, टॉक्सिक केमिकल्स या जो पॉइजनस केमिकल्स, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वहाँ पे ना फसल नहीं हो रही होगी। क्यों? ओनली रीज़न यही है कि वहाँ का जो केमिकल या सॉइल प्रॉपर्टी वो चेंज हो चुका है। भले ही 20 साल पहले वहाँ पे अच्छा खेती होती होगी मे बी, क्योंकि उस टाइम में दैट वॉज फर्टाइल, बट आफ्टर सम टाइम्स व्हेन द इंडस्ट्री आई मीन द कंपनी हैज़ एस्टैब्लिश्ड, तो उसके बाद क्या होगा कि जो टॉक्सिसिटी जो है उस सॉइल का ना ज़्यादा हो गया होगा, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन हो गई होगी, और धीरे धीरे क्या होगा कि वहाँ पे ग्रोथ घट जाएगा प्लांट्स का, और धीरे धीरे वो सॉइल जो है वो पॉइजन होना शुरू हो जाएगी। तो वही कहता है कि केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस भी बहुत काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखो, आप अगर प्लेन्स एरिया में देखोगे या माउंटेन एरियाज में देखोगे तो वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन रेट काफ़ी अच्छी होती है, बट अगर आपको ले जाऊँ मैं डेजर्ट एरियाज में, तो वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन काफ़ी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे ना वहाँ पे उतनी ये नहीं रहती है, मतलब कि वहाँ पे उतनी वेजिटेशन नहीं है, तो वहाँ पे प्लांट्स ग्रोथ ही नहीं करती। जब प्लांट ग्रोथ ही नहीं करेगी तो प्लांट मरेंगे कैसे? अब जब मरेंगे नहीं तो फिर वो डिकम्पोज कैसे होंगे? और डिकम्पोज होना ज़मीन में वो सबसे बड़ी की रोल प्ले करती है सॉइल फॉर्मेशन में। अब देखो, जो ह्यूमस है ना, ये ह्यूमस कुछ नहीं है। ह्यूमस जो है, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब क्या ऑर्गेनिक मतलब हम लोग ऑर्गेनिक है ना, हम लोग या हो गया या कोई भी लिविंग थिंग्स हो गया, अगर वो जब मरते हैं तो उनका जो रिमेन होता है, आई मीन उनका जो शरीर होता है वो धीरे धीरे सड़ते रहता है। सड़ने के बाद जैसे हम लोग गाँव में देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वो बनाते हैं ना मैन्योर, खत जो बोलते हैं, तो मैन्योर या फर्टिलाइजर जो होता है वो कैसे बनता है? कोई लिविंग या गोबर होता है, गोबर उससे ही बनाते हैं। तो क्या करते हैं, उसको पहले डिकम्पोज करते हैं, उसके बाद वो उसका जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम यूज करते हैं एक सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाने में। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ह्यूमस काफ़ी बड़ी रोल प्ले करती है। ठीक है, और जहाँ पे ह्यूमस नहीं होगी वहाँ पे मैंने क्या बताया था, सैंड आपकी लास्ट होती है। जब पत्थर ब्रेकडाउन होती रहेगी ना तो फाइनली वो सैंड बन जाएगी, बट सैंड के बाद यही ह्यूमस चाहिए जो उसको सॉइल बनाती है। और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, देखो इनऑर्गेनिक मटेरियल तो कुछ हद तक आपकी जो ऑर्गेनिक या ह्यूमस से डिराइव हो जाती है। क्यों? देखो, मैंने आपको जैसा बताया कि हम लोग के पास कार्बोहाइड्रेट्स है, बॉडी में लिपिड्स है, फैट है, और काफ़ी सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो हम लोग जब डेथ हो जाएगी हमारी, तो जो बैक्टीरियाज होते हैं या आई मीन जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन लोग उसको ना डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, और वही लिपिड्स या वही प्रोटीन्स है ना, धीरे धीरे ब्रेकडाउन होके इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बन जाती है। तो इनऑर्गेनिक एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं है। बट यही चीज़ें देखो देखो, सॉइल ऐसी चीज़ है ना कि कोई आप किसी भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करवा सकते। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर वेजिटेशन अच्छी होगी, वेजिटेशन अच्छी होने के लिए बारिश अच्छी होनी चाहिए, और बारिश होगी तो वेजिटेशन होगी, वेजिटेशन होगी तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ अच्छी खासी चलेगी और काफ़ी सारे बंदे वहाँ पे रहेंगे। और जितना वहाँ पे लिविंग थिंग्स की सेटलमेंट बढ़ेगी उतना ही डेथ वहाँ पे होगी, और जितनी डेथ होगी उतनी ह्यूमस प्रोड्यूस होगी, और जितनी ह्यूमस प्रोड्यूस होगी उतनी सॉइल फॉर्मेशन होगी। तो ये सब चीज़ें ना लिंक फॉर्मेशन में है, और आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ती है। और मैं काफ़ी बार आप मेरे को लगता है कि मैं समझा नहीं पाता हूँ, ओनली बिकॉज कि जो मतलब कि हर चीज़ इंटर डिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, चेंज इन क्लाइमेट या जो सॉइल फॉर्मेशन, वो आपको ना वेदरिंग चैप्टर्स में पढ़ना पड़ेगा। जो क्लाइमेट चेंज है वो पता चलता है कि सॉइल कैसे वेदरिंग होता है या कैसे उसमें ब्रेकडाउन होती है। तो ये सब काफ़ी चीज़ें ना इंटर डिपेंडेंट है, और अगर मैं आपको फिर इसी चैप्टर में या इसी वीडियो में सब बताने लगूँ तो फिर टाइम नहीं होगा। तो आप मतलब कंफ्यूज मत हो। अगर किसी भी चीज़ पे आपको ज़्यादा डाउट होती है तो आप प्लीज़ पूछ लिया करें, और अगर मैं देखूं कि ज़्यादा बच्चों को उस चीज़ में प्रॉब्लम है तो मैं स्पेशल वीडियो उस पर बना दूंगा, उसमें कोई इशूज़ नहीं है।
सो अब यहाँ पे आगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हम हर चीज़ पे क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि ये ना हमारे लिए ईज होती है समझने के लिए। अगर मैं क्लासिफिकेशन नहीं करूँ, जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था कि एक घर के अंदर अगर हम क्लासीफाई नहीं करते हैं ना, तो ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि पापा कौन है और मम्मी कौन है, या भाई कौन है या बहन कौन है। क्योंकि मेल मेंबर्स 3-4 होंगे और फीमेल मेंबर्स भी 3-4 होंगे, तो कंफ्यूज हो जाएगी ना। तो क्लासिफिकेशन करने से हमको ईजी हो जाती है समझने में। तो इसलिए हम लोग सॉइल की भी क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। वही कह रहा है कि कलर, जैसे कि अगर आप लोग जाते हो कि डेक्कन प्लेट्यू साइड में, तो वहाँ का जो कलर ऑफ सॉयल है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम महाराष्ट्रियन साइड, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको काफ़ी ब्लैक सॉइल्स मिलेगी, या आप उड़ीसा टाइप में आपको लेटराइट सॉइल मिलेंगी। तो ये सब काफ़ी मैटर करती है। और थिकनेस, थिकनेस मतलब देखो, जहाँ पे मतलब कि डेजर्ट एरिया में तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ह्यूमस है ही नहीं। जब ह्यूमस है ही नहीं तो वहाँ पे लेयर ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि सॉइल लेयर में बनती है, ठीक है, मिक्सअप नहीं है, लेयर में बनती है, लेयर बाइज लेयर, लेयर बाइज लेयर। आप जितना नीचे जाओगे उतनी आपको पुरानी मिट्टी मिलेगी, ठीक है। तो ह्यूमस एरिया, जैसे कि हम लोग प्लेन एरिया हो गया, फॉरेस्ट एरिया हो गया, जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी वेजिटेशन है, तो वहाँ की थिकनेस काफ़ी अच्छी रहेगी। और डेजर्ट एरिया में थिकनेस काफ़ी कम रहेगी या नहीं भी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे तो खाली रेत ही रेत है, ओनली सैंड ही सैंड है ना। एंड टेक्सचर्स, टेक्सचर मतलब कैसा है, कैसा दिखता है, ठीक है, कैसा दिखता है वो। मतलब कि जैसे माउंटेन रीजन्स में काफ़ी बड़ी बड़ी आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि सॉइल कैसे बनता है। पहले माउंटेन रीजन्स हो गया या कोई भी हो गया, पहले जो पत्थर होता है, पहले रॉक होता है, वो धीरे धीरे टूटता रहता है, ठीक है। वो जैसे कि माउंटेन से क्या होता है, पहले वहाँ पे जो नदियाँ आती है, ग्लेशियर्स नीचे गिरता है, तो कुछ पत्थर को तोड़ के नीचे ले आता है। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, और जितना आगे बढ़ेगा पत्थर टूटती रहती है, ठीक है, पत्थर टूटती रहती है। तो पहला स्टार्ट कहाँ से होता है? माउंटेन एरिया से होता है। इसलिए माउंटेन के पास जितनी आपको पत्थर मिलेंगी ना, वो काफ़ी बड़ी बड़ी होंगी। और जब तक वो प्लेन एरियाज में आते हैं, लाइक गंगा के साइड में, या आपकी जो नीचे प्लेन एरियाज तो आपको पता ही होगा, नॉर्दर्न प्लेन, फिर ये सब सेंट्रल प्लेन एरियाज, तो प्लेन तक आते आते ना काफ़ी छोटी हो जाती है वो, और वो रियल रियल सॉइल जिसे कहते हैं उस फॉर्म में आ जाती है, और ये काफ़ी फर्टाइल भी होती है। और एज, अब देखो यार, आपको हिली एरियाज में या माउंटेन एरियाज में कभी पुरानी सॉइल उतनी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो कंटिन्यूसली फ्लो होती है ना, पानी, नदियाँ आती है, तो वहाँ से जितनी भी मिट्टी होगी वो हमेशा इधर आ जाता होगा, कहाँ? प्लेन एरियाज की तरफ। तो प्लेन एरियाज में आपको जितनी पुरानी मिलेगी उतनी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, माउंटेन एरियाज में नहीं मिलेगी। और डेजर्ट एरिया में तो छोड़ो, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। और केमिकल, बस देखो यार, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब सिंपल सी ये समझ लो कि जो दिखता है वही होता है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी जैसे हो गया, देखो जहाँ पे आयरन मात्रा ज़्यादा है, जहाँ पे जैसे कि झारखंड वगैरह हो गया, धनाबाद हो गया, तो वहाँ पे मेटल्स की माइनिंग ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली वहाँ का जो सॉइल फॉर्मेशन है वहाँ पे मेटल एरिया या मिनरल्स ज़्यादा होंगी इन कंपेरेटिव टू डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया में कुछ मिनरल्स नहीं है। और आप फिर वहाँ पे चल जाओ, कहाँ पे, हिमालयन साइड में, तो वहाँ पे आपको काफ़ी मिनरल्स मिलेगी, क्योंकि 2000 वहाँ पे क्या है, 2000 रॉक्स, ओर्स है, और वहाँ पे, या इग्नियस रॉक, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ जो है वो रॉ फॉर्म में है। तो इसलिए कहते हैं कि नॉर्मली आपको फॉरेस्ट एरिया में काफ़ी अच्छी मिनरल्स मिलती है, काफ़ी अच्छी रिसोर्स मिलती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे हम लोग ना कभी ज़्यादा खोदे नहीं हैं। और प्लेन एरियाज़ में देखें तो प्लेन एरियाज़ में हम लोग काफ़ी सारे ना माइनिंग एक्टिविटीज़ कर लिए हैं, या काफ़ी सारे हम लोग काम कर चुके हैं। बट फॉरेस्ट एरियाज़ में हम लोग उतना नहीं जाते हैं। तो अमेजन फॉरेस्ट जैसे हो गया, अमेजन फॉरेस्ट में आज भी कहते हैं कि हमें वहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि आदमी इतना तो टेक्नोलॉजिकल डेवलप तो हो गया, बट अमेजन फॉरेस्ट इतना मिस्ट्री है कि आज तक कोई आदमी उससे पूरा ठीक से जान नहीं पाया, अमेजन फॉरेस्ट। तो यही है। और फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वही, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, जहाँ पे ज़्यादा ठीक ठाक वेजिटेशन होगा, तो वहाँ पे अच्छी खासी मिट्टी मिलेगी, और जहाँ पे ठीक ठाक नहीं होगा तो वहाँ पे खराब मिट्टी मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एलुवियल सॉइल, देखो एलुवियल सॉइल जो होता है, देखो यार तो एलुवियल सॉइल जो होता है वो नॉर्दर्न प्लेन वहाँ पे मिलती है, ठीक है, इंटायर नॉर्दर्न प्लेन। जैसे कि हम लोग इंडिया हो गए, नॉर्दर्न प्लेन मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार,
एंड पंजाब के नीचे एरिया, थोड़ा नीचे एरिया जहाँ पे गंगा, जिस एरिया से गंगा जाती है ना, और ब्रह्मपुत्रा, तो उसको लगभग नॉर्दर्न प्लेन बोल लो, समझने के लिए नॉर्दर्न प्लेन वही होता है, ठीक है। एंड एलुवियल सॉइल्स आर इज डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इंडस तो काफ़ी चलो पाकिस्तान चल जाती है, बट मेनली जो आपकी जो नॉर्दर्न प्लेन है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा पर डिपेंडेंट है, ठीक है। जहाँ जहाँ, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा कि माउंटेन से रिवर आती है, तो माउंटेन रिवर अपने पानी के साथ साथ काफ़ी सारे सेडिमेंट्स लाती है। सेडिमेंट मतलब जो पत्थर को तोड़ने के बाद जब पत्थर टूट जाता है तो क्या होता है, वो जो पाउडर रहता है ना, उसको हम सेडिमेंट कहते हैं। तो वो ग्रेजुअली क्या होता है कि आप देखो, एक पत्थर लो, आप खुद हथौड़े से मारो, पहली बार मारोगे तो पत्थर 4 पीसेस में टूटेगी, सेकेंड टाइम मारोगे तो और थोड़ा टूटेगी, बट ऐसे मारते रहोगे, लास्ट में फाइनली वो पाउडर बन जाती है, जिसे हम सैंड भी कहते हैं। तो सेम चीज़ यही होता है, एक हथौड़ा का काम करता है पानी, क्योंकि पानी काफ़ी स्पीड से जाती है, ठीक है। तो रिवर देखो, रिवर स्टार्ट होती है माउंटेन एरिया से, तो माउंटेन एरिया से आपको उतनी मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ी बड़ी पत्थर रहती है, और जो जब तक प्लेन एरियाज में आके रुके, प्लेन एरिया मतलब ये जो जैसे कि यूपी और बनारस, फिर बिहार, ये सब एरियाज हो गया, यहाँ पे काफ़ी सारे ना, इसको प्लेन एरियाज कहते हैं, मेन एरियाज। आप इसलिए देख सकते हो यूपी बिहार या ये सब एरियाज में कितने सारे अच्छे फसल होते हैं, पंजाब की साइड में कितना अच्छे फसल होते हैं, कि ओनली रीज़न कि ये लोग प्लेन एरियाज में आते हैं। और यहाँ पे ना सॉइल काफ़ी पुराना होता है, क्योंकि वहाँ से तो नया सॉइल आ जाता है, और ये धीरे धीरे डिपॉजिट कहाँ होता है, प्लेन एरियाज में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। राजस्थान में, हाँ राजस्थान में मतलब कि कुछ पार्ट, मतलब जो जुड़ा हुआ है ना दिल्ली के साइड में, जो जॉइंट है उस एरिया में, पूरा अंदर राजस्थान नहीं, अंदर राजस्थान मतलब मेवाड़ वगैरह जो होता है ना, वहाँ पे आपको वही डेजर्ट ही डेजर्ट मिलने वाली है। और गुजरात में, हाँ कुछ पार्ट ऑफ गुजरात में भी, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब उड़ीसा का थोड़ा पार्ट हो गया, या आपको जो ये वेस्ट बंगाल साइड हो गया ना, उसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट। देखो ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट दो साइड है ना, तो ईस्ट कोस्ट का कुछ पार्ट भी कवर हो जाता है आपका एलुवियल सॉइल से, पर्टिकुलरली द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। अब देखो डेल्टास मतलब क्या सब होता है, देखो बताता हूँ। जैसे कि ये एक बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये समुंदर है। जब रिवर आती है ना, फिर समुंदर के पास ही ऐसे से खुल जाती है, इससे हम कहते हैं माउथ ऑफ रिवर। इसके बाद वो मिल जाती है समुंदर पे। तो जब ऐसे से खिल जाती है ना, तो इसके बीच में ना सेडिमेंट्स मतलब जो सब मिट्टी सब वहाँ से लेके आए होंगे रिवर, वो यहीं पे जम जाता है, और इसे डेल्टा कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ये सबसे फर्टाइल होती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबसे फर्टाइल होती है, क्योंकि ये वहाँ से मतलब कि जितने भी पहाड़ से, मैंने आपको जो बताया कि पहाड़ से बड़ी पत्थर आती है, वो धीरे धीरे टूटते यहाँ तक आते आते वो पूरा एक अच्छी खासी फर्टाइल डिपॉजिट हो जाती है, और इस एरिया में हमें एलुवियल सॉइल मिलती है, ठीक है। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अब देखो सैंड में भी काफ़ी सारे चीज़ मिला हुआ है ना, मैंने क्या बोला था, एक सैंड, सिल्ट और क्ले, जो कीचड़ कहते हैं। इसका जो मतलब कि बनने का तरीका, ये एक प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी था, यही तीनों का मिलावट से देखा जाता है। जहाँ पे ज़्यादा सैंड है, सपोज देखिए डेजर्ट एरिया में, वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड एरिया। क्यों? कि वहाँ पे सिल्ट और कीचड़, आई मीन क्ले, ये काफ़ी ना के बराबर है, खाली सैंड की मात्रा ज़्यादा है। कहाँ पे? डेजर्ट एरिया में, इसलिए हम उसको डेजर्ट एरिया कहते हैं। तो यही क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, एज वी मूव इनवर्ड टूवर्ड्स रिवर वैली, द सॉइल पार्टिकल्स अपीयर टू द बिगर इन साइज, whereas द अपर साइड ऑफ द रिवर वैली द सॉइल्स आर कोर्स। तो वही कहता, मैंने आपको क्या बताया था कि रिवर जब पहले आती है माउंटेन से, तो वो पत्थर काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, जो ग्रेन होती है, ठीक है। तो आप एक सैंड उठाते हो ना, तो वो होती है एक ग्रेन, तो वो एक ग्रेन का बात कर रहा हूँ। जब आप माउंटेन एरियाज में चल जाओगे ना, और सडनली देखोगे नीचे में जो मतलब जहाँ से रिवर एमर्ज होता है, उस एरिया में ना जो सॉयल पार्टिकल, आई मीन जो एक ग्रेन जो होगी एक सॉयल की, वो काफ़ी बड़ी होगी इन कंपेयर टू प्लेन एरियाज। आप अगर नीचे आते हो लाइक ये प्लेन कोस्टल एरियाज में, तो यहाँ पे आपको काफ़ी फर्टाइल भी मिलती है, और ना आप ग्रेन निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। आप क्ले एरिया में देखियो, क्ले कीचड़ के भी देखियो, कीचड़ में आप हाथ घुसाना तो आपको पता ही नहीं चलता कि ग्रेन है क्या है, पूरा पेस्ट जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से काफ़ी पुरानी हो जाती है, और वहाँ पे ना ऑर्गेनिक मटेरियल्स काफ़ी डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो पूरा ना एक कीचड़ टाइप का बन जाता है पूरा। वहाँ पे ग्रेन इतना छोटा होता
होता है कि लगभग ना के बराबर होता है, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप जाते हो ऊपर माउंटेन रीजन्स में, तो वहाँ पे हर एक दाना, मतलब जो मैंने आपको बताया ना कि एक सैंड आप जो उठाते हो, एक ग्रेन सैंड, वो उसको कहते हैं ग्रेन, मतलब एक जब उठाते, एक पीस उठाते हो छोटा सा, ठीक है, और वही पीस ना आपको शायद काफ़ी छोटा लगेगा, काफ़ी छोटा लगेगा नॉर्मल जब बालू उठाओगे, बट जब आप माउंटेन एरियाज में जाते हो वो काफ़ी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पत्थर, मैंने आपको एग्जांपल जैसे बताया हथौड़ा मारने का, पहली बार मारोगे तो 4 पीस में टूटेगी, उसके बाद मारोगे तो 8 पीस में, पर एक स्टेज आ गई जहाँ पे पूरा छोटी हो जाएगी। ठीक है, बस इसी से आप जान लो कि माउंटेन एरियाज और प्लेन एरियाज में कैसे ग्रेन डिफरेंस होती है। तभी देखो मतलब कि बेस्ड ऑन एज एलुवियल सॉइल भी दो टाइप की होती है ना, एक है ओल्ड एलुवियल, एक है न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल क्या है? द बांगर सॉइल हैज, जिसे हम बंगार कहते हैं, ठीक है, ओल्ड ओल्ड पुराने वाली को कहते हैं बंगार, एंड न्यू सॉइल को कहते हैं हम खादर। तो द भंगार सॉइल हैज अ हाई कंसंट्रेट ऑफ कंकर्स नोड्यूल्स देन द खादर, एंड इट हैज, और खादर के पास क्या है? इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द भांगर। अब देखो मैं क्या बताता हूँ। सपोज ये एक लेयर है, ठीक है, ये लेयर है, पिछले साल की ये मिट्टी है, ये मेनली बता रहा हूँ प्लेन एरियाज की। तो यहाँ पे आपने खेती बाड़ी कर ली, तो यहाँ पे क्या है कि जो मिनरल्स था वो तो कम हो गया, तो अगले साल क्या होता है ना, फिर से बाढ़ आती है, और बाढ़ के साथ कुछ मिट्टी आती है, वो फिर से इसके ऊपर कवर अप हो जाती है। और ये जो मिट्टी होती है ना, ये काफ़ी फर्टाइल होती है। क्यों? क्योंकि पिछले ईयर की जो मिट्टी थी उसने तो आप लोगों ने यूज कर दिया, तो उसके कंपैरेटिवली ये जो मिट्टी है ये काफ़ी नई है, और इसके पास काफ़ी अच्छी सारी मिनरल्स है। तो इसलिए ये जो एलुवियल सॉइल है ना, ये मेनली आपको कहाँ मिलेगा? रिवर के साइड में। क्यों? रिवर के साइड में ही बाढ़ आती है, बाढ़ मतलब जो फ्लड जिसे कहते हैं। तो रिवर क्या करती है? काफ़ी सारे सेडिमेंट या काफ़ी सारे जो सॉइल है वो पहाड़ों से लाती है, डिफरेंट पार्ट ऑफ माउंटेन्स वो लाती है, और लाने के बाद जिस जिस एरिया से वो पास होती है, जब बाढ़ होती है ना या फ्लड होती है, तो उन एरियाज में वो अपनी सेडिमेंट्स को छोड़ देती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल। न्यू एलुवियल मतलब जो करंट, मतलब जो नया सीजन, जैसे मैंने बोला क्या कि सपोज बाढ़ आ गया, मतलब आई मीन फ्लड आ गया, तो मिट्टी इस बार वो लाई होगी अपने साथ, उसे हम कहते हैं न्यू एलुवियल, जिसे हम खादर कहते हैं। और जब लास्ट साल, पिछली साल जो बाढ़ आई होगी उसके साथ जो मिट्टी आई होगी उसको हम कहते हैं बांगर। उसमें कम मिनरल या कम फर्टाइल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उसे यूज कर चुके हैं। अगर नहीं यूज करेंगे तो मटेरियल या मिनरल थोड़ी खत्म होगी। तो जाहिर सी बात है यार, अगर आप कोई चीज़ पिछले साल खरीदे हो तो वो इस साल तो पुरानी होगी ना, और उसकी क्वालिटी भी थोड़ी कम गई होगी। ऐसा नहीं है कि मिट्टी अलग अलग आती है, नहीं, मिट्टी सेम ही आती है, बट ये पुरानी और ये न्यू इसलिए है, और न्यू वाली काफ़ी फर्टाइल इसलिए है क्योंकि पुरानी वाली को आप लोगों ने एक बार यूज कर चुका है और उसकी फर्टिलिटी खत्म होगी। क्योंकि एक बार जब पेड़ उगाते हैं तो पेड़ तो मिनरल्स तो ले लेता है ना, और मिनरल लेने के बाद थोड़ी वो मिनरल फिर से सॉइल में जाता है, वो हम लोग के पास जाता है, तो मिट्टी से तो मिनरल कम हो जाता है ना, तो इस हिसाब से वो क्लासिफाइड है। सो यही कहता है कि एलुवियल सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल। दिस सॉइल्स कंटेन एन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulses crops. अब देखो एलुवियल सॉइल जहाँ पे जाती है, जिस एरिया होकर जाती है, आई मीन गंगा रिवर को देख लो या ब्रह्मपुत्र को देख लो, उन एरियाज में देखना ना, ये सब काफ़ी मतलब कि कुछ चीज़ें ज़्यादा ठीक ठाक से होती है। पहली चीज़ है शुगर केन, गन्ना। गन्ना का अब देखना बिहार एरियाज में काफ़ी गन्ना होते हैं, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में पैडी, पैडी मतलब धान काफ़ी होते हैं। आपको पंजाब एरियाज में व्हीट ज़्यादा मिलेंगी, या अदर बाजरा वजरा वगैरह मिलती है, अदर सीरियल्स और पल्सेस, दाल वगैरह। क्यों पता है? क्योंकि ये सब को ग्रोथ होने के लिए ना हमें कुछ आई मीन कुछ सब्सटेंसेस चाहिए, जिसे हम कहते हैं पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होते हैं जो कि उस मिट्टी में होते हैं। किस मिट्टी में? एलुवियल सॉइल में। और यही सब चीज़ें ना इन चीज़ों को बढ़ने के लिए हेल्प करती है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, पहले क्या पढ़ाया था कि सॉइल की फॉर्मेशन, सॉइल की टेक्सचर जो है वो वेजिटेशन बनने में हेल्प करती है। मैंने बताया था कैसे, अभी यहाँ पर देख लो। इस सॉइल में क्या है? पोटासियम, पोटास है, फॉस्फोरिक है और लाइम है, और ये चीज़ किन लोग के लिए अच्छा है? शुगर केन, पैडी, व्हीट और अदर सीरियल्स, और दाल भी, जो पल्सेस वगैरह। तो जाहिर सी बात है यार, जहाँ पे एलुवियल सॉइल होगी वहाँ पे ये होंगे। आपको कॉटन कभी नहीं मिलेगा, क्यों? कॉटन तो ब्लैक सॉइल में होता है ना, कॉटन ब्लैक सॉइल में होता है, एलुवियल सॉइल में थोड़ी आप कॉटन मिलने वाला है। बात समझ रहे हो ना? मैं क्या बोला था कि हर चीज़ इंटरलिंक्ड है,
आप एक बार मेरे वीडियो देखते हो, फिर एक बार पढ़ लिया करो नोट्स को, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एंड आस्क अस। अभी आता है ब्लैक सॉइल। मैंने आपको ब्लैक सॉइल के बारे में बता रहा था। द सॉइल इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। ये ब्लैक सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लैक इन कलर होता है। एंड ऑल्सो नॉन इज रेगर सॉइल, रेगर सॉइल भी कहते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस along with the parent rock material are the important factor for the formation of soil। सही बात है यार, क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी होगी और पेरेंट्स रॉक मतलब पत्थर जैसा होगा, मिट्टी वैसा ही होगा। क्यों, मैंने आपको बार बार बता चुका है कि मिट्टी कैसे बनता है, पत्थर टूटने के बाद बनता है। पत्थर वेदरिंग होता है। वेदरिंग किसे कहते हैं, बारिश होना या वो रिवर से धो जाना या कुछ भी टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशन जिससे कि पत्थर से मिट्टी बनता है ना, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। जो प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का मेन प्रॉपर्टी क्या है कि क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट्स रॉक। अगर लाल पत्थर है तो मिट्टी का भी व्हाइट थोड़ी होने वाली है। अगर पत्थर लाल है तो मिट्टी भी लाल होगी। क्यों, क्योंकि जो लाल कलर है वो डेराइव होती है उसकी पेरेंट रॉक से। पेरेंट रॉक मतलब उसकी जो मेन रॉक है, ठीक है। पेरेंट रॉक मतलब मेन रॉक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ब्लैक सॉइल मतलब क्या, यहाँ की पत्थर काली होगी। और ये मेनली महाराष्ट्र रीजन्स में मिलती है, डेक्कन प्लेट्यू में, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू में ना बेसल्ट ज्यादा होता है, बेसल्ट। द सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन्स, मैंने बता दिया, एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसल्ट। हाँ देखो, मैंने क्या बोला था, ब्लैक सॉइल कहाँ, सॉरी ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र रीजन या डेक्कन रीजन में, जिसको हम बोलते दक्खन। तो वहाँ पे ज़्यादा मिलती है। क्यों कि वहाँ का जो रीजन है, आई मीन जो पत्थर वहाँ का है, दैट इज मेड अप ऑफ बेसल्ट। रीजन स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड ऑफ लावा फ्लो। चलो सही है यार। देखो ये सब लावा फ्लो क्या होता है, कोई भी चीज़ जहाँ पर मैंने वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो मैग्मा जो होता है ना, मैग्मा, सब खेल मैग्मा का है। जितना भी दुनिया में जितना भी जो मिनरल्स है या ओर्स है वो सब खेल मैग्मा का होता है। क्यों, अर्थ के नीचे ना एक मेंटल है, मेंटल में ना मोल्टन लावाज रहता है, उसके अंदर काफ़ी मिनरल्स रहते हैं। एंड जहाँ पे वो इरप्ट होती है और जहाँ पे वो कूल डाउन हो जाती है तो वो इग्नियस रॉक बन जाती है, और इग्नियस रॉक धीरे धीरे आपकी सेडिमेंट्स बनती है या सॉइल बनती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस एरिया में वो इरप्ट होती है वो डिपेंड करता है कि उस माग्मा में क्या एलिमेंट या क्या मिनरल्स है। अगर उस माग्मा में गोल्ड है तो वो एरिया गोल्ड माइन, फ्यूचर में गोल्ड माइन, आई मीन गोल्ड की खदान बन जाएगी, ठीक है। अगर आपकी जो उस मोल्टन माग्मा में आयरन है तो वो आयरन ओर्स बनेंगे फ्यूचर में। कुछ भी मिनरल होती है, मेरा कहने का मतलब है कुछ भी मिनरल्स रहता है वो डिपेंड करता है कि माग्मा के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। डेक्कन प्लेट्यूज में जितने भी लावा है, मतलब कि जो वो जो मैंने जो बताया आपको कि वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद नीचे से जो माग्मा निकलता है वो कुछ दिन बाद आपका कूल डाउन हो जाता है, फिर वो इग्नियस रॉक बनता है। और इस केस में ब्लैक सॉइल के केस में या डेक्कन प्लेट्यू के केस में वो बेसल्ट है जिसकी कलर ब्लैक है, तो वो फ्यूचर में क्या बनेगी, ब्लैक सॉइल ही तो बनने वाली है ना। द सॉइल कवर्स प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, मैंने बताया महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंडेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग गोदावरी एंड कृष्णा वैली। अब ये तो रीजन्स ये कहाँ मिलती है यार, ये तो मेनली मिलती है डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है। उसके बाद महाराष्ट्र, कुछ पार्ट ऑफ प्लेट्यू मतलब प्लेट्यू रीजन्स पे होगी ना, प्लेन रीजन्स में थोड़ी वोल्केनो होती है। प्लेट्यू रीजन में या माउंटेन रीजन्स में ज़्यादा आपको वोल्केनिक इरप्शंस या अर्थक्वेक मिलती है। तो इसका मेन रीज़न तो है आपका डेक्कन प्लेट्यू, बट काफ़ी सारे फिर भी महाराष्ट्र रीजन से मिलती है, सौराष्ट्र में मिलती है, मालवा में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है, और गोदावरी और कृष्णा रिवर के वैली में मिलती है। मतलब देखो यार, वैली क्या होता है, ये दो हो गया पहाड़, इसकी ये वाला बीच वाला, यहाँ से जो नदी जाती है ना, ये जो वी शेप है ना, वी शेप, वी फॉर वैली, ठीक है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट, the black soils are made up of extremely fine and that is clay material and well known for their capacity to hold moisture। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेजिटेशन कहाँ अच्छी होगी पता है, जहाँ पे ना एक होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होगा, किसका, जो मिट्टी का। अब एलुवियल सॉइल में भी होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, बट अगर मैं आपको बताऊँ कहाँ का, राजस्थान का, तो वहाँ पे सैंड है। सैंड में ना
पानी रहती नहीं है, आप एक काम करना, एक मिट्टी लेना कीचड़ वाली एक डब्बे में और नीचे से होल कर देना, और एक डब्बे में ना रेत लेना, सैंड जो प्योर सैंड कहते हैं उसको लेना, और उसके नीचे होल कर देना, पानी डालना। देखना ना कि जब कीचड़ होगी उसमें से पानी निकलेगी, बहुत काफ़ी कम निकलेगी। जब वो ओवरफ्लो आप कर देंगे पानी सॉरी, तब निकलेगी। बट सैंड में मतलब जो आपके जो बालू वाले में क्या सिनेरियो होगा कि वहाँ पे आप एक चम्मच पानी डालते हो ना, वो भी किस टाइम के बाद नीचे से निकल जाएगी। या आप एक कुछ भी पानी डालो नीचे से निकल जाए। क्यों? क्योंकि डेजर्ट एरिया में या सैंड में होल्डिंग कैपेसिटी जीरो होता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट इंटरलिंक। ह्यूमस जिसमें जितनी होगी उसमें होल्डिंग कैपेसिटी उतनी होगी। ठीक है, अब समझ गए ह्यूमस का कितना काम है। ह्यूमस जितनी होगी होल्डिंग कैपेसिटी उतनी बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लैक सोल एक्सट्रीमली फाइन होता, फाइन मतलब छोटा छोटा पार्टिकल होता है, दाना जो दाना होता है ना छोटा छोटा होता है। और क्लेई मटेरियल मतलब कीचड़ वाली मटेरियल होती है, जिसमें क्योंकि क्लेई मटेरियल में ज़्यादा ह्यूमस होगी और पानी ज़्यादा पकड़ पाएगी। ठीक है, ब्लैक सोल इज न्यूट्रिएंट रिच एंड कंटेंट कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ज़्यादा है, मैग्नीशियम ज़्यादा है, पोटास ज़्यादा और लाइम ज़्यादा है। लाइम जिसे हम चूना भी कहते हैं। द सॉयल इज स्टिकी when wet and difficult to work on unless tiled immediately after the first shower or during pre-monsoonal periods। ये कहता है कि देखो यार काफ़ी स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब पूरा कीचड़ टाइप का, पूरा कीचड़। अब जब कीचड़ हो जाता है ना, तब उसको जब तक आप लोग उसको थोड़ा खोदते नहीं हो तब तो वो ईजी नहीं होता। अब देखो सपोज एक आप कीचड़ ले आओ, ठीक, कीचड़ ले आओ, उसको क्या करो ना आप कि एक बार उसको पानी डालने के बाद उसको आप लोग सुखा दो। सूखने के बाद ना देखना वो इतनी जल्दी आप खोद नहीं पाओगे, उस पर पूरा हार्ड हो जाएगी, पत्थर पूरा हार्ड हो जाएगी। तो आप कैसे करोगे? जब पानी उसको पहले गिला कर देते हो, गिला करने के बाद उसको छोड़ देते हो, तो कुछ टाइम के बाद ना जब पूरा मिट्टी गीला हो जाती है उस टाइम में आपको काम करने में ईजी होगी। बट हाँ, एक बार सूख जाती है ना तो फिर तो भाई जान निकल जाएगा। अब एक बार ट्राई करना, कभी बचपन में कभी अगर बनाए होगे, कीचड़ से खेलोगे तो पता होगा। क्योंकि कीचड़ से जो गाड़ियाँ बनती थी तो इजीली स्टार्टिंग से आप गाड़ी उसमें बना लो, क्योंकि जब कीचड़ रहती है, गीला रहती है, तब वो आराम से आप जैसे चाहे वैसे उसको शेप दे सकते हो। बट एक बार वो सूख जाता है ना उसके बाद तो छोड़ो यार, वो तो नाइटमेयर है, नाइटमेयर। अब आती है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉइल होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन आर ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू के बीच वाला तो आपको मैंने बता दिया, बीच वाला जो सेंटर पार्ट है उसमें कौन सी सॉइल होगी मैंने आपको प्रीवियसली बता दिया, ब्लैक सॉइल। एंड इसकी ईस्टर्न और साउदर्न साइड में आपको ये रेड और येलो सॉइल मिलेगी। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron crystalline। मैंने क्या बोला था कि सॉयल फॉर्मेशन मैटर करती है उसकी पेरेंट रॉक पे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि रेडिश क्यों दिखती है? क्योंकि इसकी पेरेंट्स रॉक जो है वो आयरन है एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इसके कारण जो सॉयल है वो धीरे रेडिश बनती है एंड इट लुक्स येलो व्हेन इट्स कलर इज हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, अब हाइड्रेटेड क्या होता है? जब पानी उसमें मिल जाता है। ठीक है, जब पानी मिल जाता है तो वो येलो बन जाता है। And this type of soil mainly found in Odisha, Chhattisgarh, southern part of Middle Ganga Plain, along the Piedmont zone of Western Ghat। वेस्टर्न घाट में भी मिलती है। ये सब देखो मैं आज को पढ़ाता हूँ क्योंकि वैसे मेरे को पता है कि उतना समझ में नहीं आती होगी ये सब ज़्यादा, क्योंकि ये सब ना मैप स्टडीज़ है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका मैप दिखा दूंगा, पहले ही क्लास शुरू करने से पहले मैप दिखा दूंगा और आपको मैं बता दूंगा ठीक से। ठीक है, तो बस खाली आज एक बार समझ लो कि कैसा क्या होता है रेड सॉइल। सॉइल का मेन ये चीज़ एक आप दिमाग में डाल लो कि सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है पेरेंट्स रॉक के ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर, ह्यूमस के ऊपर और वेजिटेशन के ऊपर और लिविंग कंडीशन के ऊपर। जहाँ पे जितनी अच्छी कल्टीवेशन होगी, जहाँ पे जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी किसकी, ह्यूमंस की, एनिमल्स की या वेजिटेशन आई मीन फ्लोरा फोना की, वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमस प्रोड्यूस होगी। और ज़्यादा ह्यूमस प्रोड्यूस होगी क्यों होगी? क्योंकि डेथ होगी, और डेथ होगी तो डिकम्पोजिशन तो होगा ही, और ह्यूमस प्रोडक्शन होगी, और जितनी ह्यूमस प्रोडक्शन होगी उतनी आपकी सॉइल फॉर्मेशन अच्छी सी होगी। बस ये सब एनालिटिकल चीज़ें हैं जिसको आप दोहराते रहो और ये चीज़ आपको रिटन या राइटिंग में काम आएगी। ठीक है, अब देखो यार यही रेड सॉइल है, देखो रेड कैसे दिख रही है,
ठीक है, अगर आप कोई उड़ीसा से हो या छत्तीसगढ़ से हो, आपको पता होगा ऐसे रेड सॉइल कैसा दिखता है। ये है रेड सॉइल, इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है। और जब ये इसमें थोड़ा पानी मिल जाता है ना, हाइड्रेटेड मतलब क्या होता है, पानी मिल जाना। डिहाइड्रेटेड मतलब पानी सूख जाना। तो हाइड्रेटेड मतलब जब इसमें जब पानी मिल जाता है ना, तो ये थोड़ा देखो यहाँ पे, देखो इस रीजन पे येलोइश दिखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल डेवलप्ड अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। जहाँ पे मतलब कि देखो, पहले वेट सीजन आता है, वेट मतलब पहले बारिश आती होगी फिर समर आती होगी, अल्टरनेटिव टाइम में आती है। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि आज ही बारिश हुआ और आज सुबह ही सूख गया, ऐसा नहीं। मतलब कि जैसे कि हम लोग के नॉर्मल एरियाज में क्या होता है, इंडिया में मेनली क्या होता है कि पहले समर सीजन, विंटर सीजन, ऐसे होता है ना। एक जैसे कि विंटर हो गया तो कुछ टाइम तक तो पूरा सूखा रहता है, फिर समर काफ़ी सूखा रहता है, फिर बारिश आता है तो फिर सूखने का टाइम ही नहीं मिलता। तो इसे कहते हैं हम अल्टरनेटिवली वेट एंड ड्राई सीजन। तो इस टाइप के एरिया में ज़्यादा हमें लेटराइट सॉइल मिलती है, ठीक है। द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। लीचिंग मतलब क्या होता है, बताओ पहले, लीचिंग मतलब क्या होता है। लीचिंग का मतलब यही होता है ना, मैंने आपको क्या बताया था, एक पत्थर जो होता है, जब पानी जो रिवर जो चलता रहता है तो क्या होता है कि वो पत्थर को काटता रहता है और पत्थर को तोड़ के अपने साथ लेते रहता है, उससे हम कहते हैं लीचिंग। क्योंकि सपोज इतना बड़ा पत्थर है और यहाँ से नदियाँ जा रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, पत्थर का साइज घटता जाएगा। और ये सब चीज़ जो है ये धीरे टूटते टूटते और ये एक दिन सैंड बन जाएगी, और ऑन लेटर स्टेज ये ह्यूमस के साथ मिलके एक अच्छी सी सॉइल भी बन जाएगी। तो इसे हम लीचिंग कहते हैं, ठीक है। और लेटरल सॉइल की जो एसिडिक लेवल है वो 6 से नीचे होती है, 6 से कम होती है एसिडिक लेवल। एंड जनरली डेफिशिएंसी इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड मोस्टली इन साउदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन। वेस्टर्न घाट पता, ये इंडिया है ना, तो ये ईस्टर्न घाट है और ये वाली वेस्टर्न घाट है, कर्नाटका, केरला, ये सब रीजन। महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी मिलती है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट मतलब जो आपका आसाम के उस तरफ हो गया, नागालैंड, मणिपुर, फिर मिजोरम, जिसे हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, उस रीजन में ये मिलती है लेटराइट सॉइल। द सॉइल सपोर्ट्स डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस पुअर। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे वेजिटेशन अच्छी होगी। यहाँ पे क्या है कि अल्टरनेटिव मतलब पहली बारिश होती है, फिर गर्मी होती है, फिर विंटर होती है। मतलब सपोज हम 3 डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में, ठीक है। 12 महीना, 4 4 4, 4 महीना गर्मी, 4 महीना बारिश, फिर 4 महीना सर्दी। तो ये 4 महीना बारिश हो रही है, बाकी 8 महीना क्या है, सूखा है। एक काइंड ऑफ सूखा है ना, वो तो कभी कभार बारिश होती है। तो इसका मतलब क्या है कि 4 महीना में अच्छी खासी वेजिटेशन होती होगी, बट बाकी 8 महीना में तो वेजिटेशन कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेजिटेशन होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। एंड ये जो सॉइल है इसमें डेसिडियस एंड एवरग्रीन दोनों सपोर्ट करते हैं। डेसिडियस मतलब जो कि साल में एक बार अपना पत्ते झड़ाते हैं, वो तो पता ही होगा, पत्ते जो ट्रीज यूज टू शेड देयर लिप्स वंस इन ए ईयर, ठीक है, उससे कहते हैं हम डेसिडियस। और डेसिडियस के टाइम में जहाँ पे सूखा होता है ना, उसी एरिया में डेसिडियस होता है। कभी आपको अमेजन फॉरेस्ट में या हिमालय रीजन में आपको डेसिडियस नहीं मिलेगा। ऐसा तो हिमालय कोन एरियाज होता है, आई मीन कॉनिफर्स होते हैं उस पर, पर नॉर्मली आप जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जैसे कि आपका अमेजन हो गया, वहाँ पे कभी डेसिडियस नहीं है, वहाँ पे कभी ना ट्रीज पत्ता नहीं झड़ाते हैं। बट हाँ, लेटराइट एरिया में आपको देखने मिलेगा डेसिडियस एज वेल एज एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बारिश तो होती है बट 8 महीना सूखा भी रहती है, ठीक है। और ह्यूमस पुअर होगी, सही बात है यार। जितना वेजिटेशन, देखो ह्यूमस किस पे डिपेंड करता है, कितने बंदे मरते हैं, आई मीन उसमें कितना डेड बॉडीज मिलता रहता है। जितने एनिमल्स, जितने प्लांट्स मरेंगे उतनी ही ह्यूमस पड़ेगी। और प्लांट ज़्यादा मरेंगे जब ज़्यादा प्लांट होंगे ना। ट्रॉपिकल एरियाज में 100 पेड़ होते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड आपके जो सब ट्रॉपिकल्स एरिया होते हैं वहाँ पे 50 पेड़ होते हैं। तो डेफिनेटली ह्यूमस जब बनेगी तो उस हिसाब से वेरी तो करेगी ना। यहाँ पे 100 पेड़ मर रहे हैं, वहाँ 50 पेड़ मर रहे हैं, तो ट्रॉपिकल की सॉइल जो है वो काफ़ी आगे है किससे, जो आपकी इससे, जो आई मीन सब ट्रॉपिकल एरिया से। एंड दिस सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टीज एंड कॉफ़ीज। आसाम में देख लो यार, आसाम में मैंने आपको क्या बोला था,
नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको लेटराइट मिलती है। तो लेटराइट में असम इज़ वेरी फेमस फॉर टी। कर्नाटका एरियाज, वेस्टर्न घाट मैंने बताया पीछे, तो वेस्टर्न घाट इज़ फेमस फॉर व्हाट, आई मीन कर्नाटका इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। इन केस एनी हेल्प तो डेफिनेटली लेट अस नो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आपको नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी, एंड इन एनी हेल्प प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, विल डेफिनेटली गाइड यू।